नमस्कार साथियों, महिला एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज संभवतः योजना से संबंधित आखिरी टॉपिक, इसके बाद शायद एक आध क्लास हो या फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो आज शुरुआत करते हैं एक छत्तीसगढ़ की योजना जिसका नाम है नोनी सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ी में नोनी का मतलब होता है लड़की या बालिका। तो बालिका के सुरक्षा से संबंधित एक योजना लाया गया है जिसको नोनी सुरक्षा योजना कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं, उसके बाद फिर आगे इसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो योजना क्यों लाया गया? योजना इसलिए लाया गया क्योंकि 2001 की जो जनगणना थी, छत्तीसगढ़ की जो जनगणना 2001 के अनुसार, तो वहाँ पे देखा गया कि 1000 बालक पुरुषों के मतलब जो बालक हैं, 1000 बालक के पीछे 975 बालिकाएं हैं। मतलब बाल लिंगानुपात जो है 1000 अनुपात 975 का देखा गया 2001 में। उसके बाद 10 साल के बाद जनगणना होती है, आप सभी को पता होगा। तो 2011 की जब जनगणना हुई तो जो लड़की की संख्या थी जो 2001 में 975 थी वो 964 हो गई, यानी 1000 बालकों के पीछे 964 बालिकाएं हो गई। चूँकि 1000 बालक का मतलब ये जब भी मैं ये अभी जो बात किया वो बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में लिंगानुपात जो होगा उसको बाल लिंगानुपात कहा जाएगा। तो 2001 में 975 थी लड़कियों की संख्या 1000 पुरुषों के पीछे, उसके बाद 2011 में 964 हो गई। ऐसी जो लड़कियों की संख्या गिरती जा रही है, उन गिरती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाया गया। और ये योजना जो है प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2014 से। ध्यान होगा आपको, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना भी कुछ इसी तरीके का योजना है, लेकिन वो केंद्रीय स्तर की योजना है, ये राज्य स्तर की योजना है जिसको नोनी सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात को, लड़कियों के बाल लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से और लड़कियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये योजना लाया गया। ये योजना कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2014 से, यानी 1 अप्रैल 2014 से ये योजना अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन भी माना जाता है, यानी वित्तीय वर्ष का पहला दिन होता है। अब देखते हैं इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला तो इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। दूसरा, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने हेतु भ्रूण हत्या जो हो जाता है, जिसके वजह से मुख्य कारण है जो कि मतलब लड़कियों के संख्या में कमी का भ्रूण हत्या, उस भ्रूण हत्या पर नियंत्रण स्थापित करने और उसको रोकने के लिए लड़कियों के प्रति समाज में एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाया गया। साथ ही साथ इस योजना का एक उद्देश्य और भी है कि बाल विवाह की रोकथाम। आगे हम इस योजना के प्रावधानों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से 2 चीज़ें, शिक्षा के स्तर को सुधार करना और बाल विवाह को रोकना, मुख्य रूप से इसके लाभ में ही हमको देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इस योजना के अंतर्गत पात्रता यानी पात्र कौन होगा, इस योजना के हितग्राही कौन होंगे, किनको इसका लाभ मिलेगा, इस पर बात करते हैं। तो ऐसी बालिका जिसका जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरांत हुआ है वो लड़कियां इसके अंतर्गत योग्य होंगी लाभ प्राप्त करने के। और दूसरी बात, अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद किसी का जन्म हुआ है तो उसके लिए ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर सरकार, राज्य सरकार जो घोषित जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली संस्था होगी उसका जन्म प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत लगाया जाना चाहिए। यानी पहला तो पॉइंट डाल के लिखेंगे कि 1 अप्रैल 2014 के बाद जिस बालिका का जन्म होगा वही इसके लिए योग्य होगी। दूसरा, बालिका के जो माता पिता हैं वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। तीसरा,
जो योग्यता है वो है कि जो भी परिवार है जिसके अंतर्गत उस लड़की का जन्म हुआ है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार होना चाहिए। और गरीबी रेखा के निर्धारण का जो आधार कौन सा होगा, ये आपसे मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी दो तरीके के हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आधार लिया गया है वो ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग जो होता है गरीबी रेखा के लिए सर्वे करता है। और यही ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया गया सर्वे 2002 में जो सर्वे किया गया होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसके आधार पर जो गरीब होगा, और शहरी क्षेत्र में 2007 में जो जनगणना किया गया होगा यानी गरीबी रेखा का सर्वे किया गया होगा, तो 2007 के अंतर्गत जो गरीब होगा शहरी क्षेत्र में वो परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा का सर्वे किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2012 में जो सर्वे किया गया हुआ उसके अनुसार, और शहरी क्षेत्र में 2007 में जो सर्वे किया गया होगा उसके अनुसार जो परिवार गरीब होगा वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी समूह में शामिल होगा। तो ये जो दो चीज़ें जरूर लिखिएगा, और योजना ये सर्वे किसके द्वारा किया जाता है वो भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट देखते हैं। तो इसमें शुरू की 2 लड़कियों के हेतु ये लाभ मिलेगा, यानी इस योजना के अंतर्गत पात्र जो लड़की होगी 2 लड़कियां पात्र होंगी। अगर मान लीजिए शुरुआत की 2 लड़कियां, मान लीजिए पहली एक लड़की हुई तो पात्र हो जाएगी, दूसरे नंबर पे लड़का हुआ तो फिर तो जाहिर सी बात है कि लड़का पात्र नहीं होगा। अब तीसरा एक और बच्चा हुआ जो कि लड़की हुई, तो क्या ये पात्र होगी? नहीं, पात्र नहीं होगी। शुरू के 2 संतान में जो लड़कियां होंगी वो पात्र होंगी। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखें, अगर मान लीजिए शुरुआत में ही पहला प्रसव हुआ, पहले प्रसव के बाद ही 2 लड़कियां पैदा हुई, जुड़वा बच्चे पैदा हुए और दोनों लड़कियां थीं, तो क्या दोनों लड़कियां पात्र होंगी? बिल्कुल दोनों लड़कियां पात्र होंगी। तीसरी स्थिति एक ये हो सकती है कि पहला प्रसव हुआ और उसमें एक लड़की हुई, और दूसरा प्रसव हुआ उसमें एक लड़की हुई या एक लड़का हुआ, जो भी हुआ, तो पहला वाला तो पात्र होगा ही होगा। दूसरा बार जब प्रसव हुआ तो 2 लड़कियां हो गई, यानी जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो इसमें से कौन लड़की पात्र होगी और कौन सी लड़की अपात्र होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि दूसरी संतान के दौरान जुड़वा लड़कियां पैदा होती हैं तो दोनों की दोनों लड़कियां इसके अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी, यानी वो इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक और स्थिति हो सकती है, किसी ने अगर किसी बच्चे को गोद लिया हो, लड़की को गोद लिया हो, तो वो भी इसके अंतर्गत योग्य होंगी। आगे और समझते हैं इसके अंदर क्या है। अगर मान लीजिए पहली लड़की हुई और योजना के तहत संतान, हाँ, अगर मान लीजिए पहली लड़की हुई और पहली लड़की होने के बाद, या फिर पहला एक लड़का हुआ उसके बाद एक लड़की हुई, उसके बाद योजना का लाभ किस तरीके से मिलेगा, तो दो बच्चे होने के बाद, यानी 2 लड़कियां होने के बाद या एक लड़की या एक लड़का होने के बाद इसमें नसबंदी कराना अनिवार्य है, यानी माता को या पिता को जो परिवार नियोजन के लिए स्थायी समाधान है उस समाधान को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका लाभ लेना मिलेगा। और इस समाधान को अपनाने के एवज में उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा संस्था के द्वारा। मान लीजिए नसबंदी कराया गया तो उसका प्रमाण पत्र दिया गया, उस प्रमाण पत्र को भी वहां प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात इसमें और है, गोद वाला तो बता दिया, किसी को गोद लेंगे तो वो भी एक लड़की मानी जाएगी, मतलब उसी के जैविक पुत्री मानी जाएगी, जैविक पुत्री के बराबर मानी जाएगी, जैविक पुत्री तो होगी नहीं, जैविक पुत्री के बराबर मानी जाएगी और उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखते हैं योजना के अंतर्गत
18 वर्ष की आयु से पहले अगर विवाह नहीं होता है, यानी 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह हो और लड़की 12वीं पास हो, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी इसमें दो क्राइटेरिया मुख्य रूप से हैं कि योजना का लाभ दो ही स्थितियां हैं। पहली बात कि वो लड़की जो है 12वीं पास होनी चाहिए, दूसरी उसका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की में कभी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक स्तर पे काम किया, दूसरे स्तर पे काम किया कि बाल विवाह को रोक दे सरकार, और या फिर कम करने का प्रयास करे। तीसरा, हमने जो नसबंदी वाला मामला देखा उसमें परिवार नियोजन को भी यानी जनसंख्या के अनावश्यक वृद्धि पर भी रोक लगाने की बात या फिर प्रयास सरकार द्वारा किया गया। अगर इसके अंतर्गत किसी प्रमाण पत्र में या कोई योग्य है अयोग्य है, ये सारी चीज़ें आती हैं, सवाल उठता है, तो अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसको होगा? वो होगा जिला कलेक्टर को। तो इस तरीके से पूरी चीजें हमने इसमें देखी इसकी योग्यता के बारे में। आइए अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलेंगे। इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलेंगे उसको देख लेते हैं। बीच में एक बाधा आ गया था, माफी चाहूंगा। तो इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलेंगे उस पर हम बात कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत लाभ तभी मिलेगा जब लड़की का जो विवाह हो 18 वर्ष की आयु के बाद हो, यानी बाल विवाह न हो। दूसरी बात कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई कर ली हो। अगर दोनों स्थितियां, दोनों पात्र होने के बाद दोनों परिस्थितियों को फुलफिल करती है, तो विवाह के समय उसको, या विवाह के मतलब 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह के समय उसे 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। 1 लाख रुपए उसको मिलेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी, 1 लाख से अधिक भी हो सकता है, लेकिन लगभग 1 लाख रुपए की बात की गई है सरकार के द्वारा। अब इसके अंतर्गत इसके पीछे की थोड़ी सी चीज़ों को भी समझते हैं कि आखिर ये लाभ किस तरीके से मिलेगा। तो जैसे ही कोई लड़की पात्र है यानी फिर योग्य है इस सुविधा को लाभ लेने के लिए, और उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यानी फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भराने के बाद वो अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद सरकार क्या करेगी, लगातार 5 सालों तक 5-5 हजार रुपये LIC को देगी एक प्रीमियम के तौर पे, और 5 सालों तक देगी। इसका मतलब 5-5-25 हजार रुपये देगी, और वही 25 हजार रुपये बढ़ते बढ़ते 18 वर्ष की आयु के बाद 1 लाख रुपए हो जाएगा, और वो 1 लाख रुपए फिर उस लड़की को या लड़की के परिवार को दिया जाएगा। तो लड़की या लड़की के परिवार को जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा सरकार के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। सरकार तो प्रीमियम देगी LIC को, लेकिन फिर जब वो पैसा 1 लाख रुपए दिया जाएगा वो तो वो कौन देगा? LIC देगा, न कि सरकार देगी। सरकार शुरुआत में ही अपना प्रीमियम 5-5 हजार की दर से 5 सालों में भर करके फुर्सत हो जाएगी। उसके बाद ये जो पैसा वैसा देने का काम है ये LIC का है, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का है। दरअसल क्या होता है, जब सरकार 5-5 हजार रुपये भर देती है, 25 हजार रुपये, तो LIC एक बॉन्ड देती है, एक बॉन्ड देती है, और इस बॉन्ड में 1 लाख रुपए लिखा होता है। लेकिन इसकी परिपक्वता की जो अवधि होती है, यानी मैच्योरिटी का जो डेट जो होता है, वो डेट होता है कि लड़की के 18 वर्ष की आयु के बाद। और दूसरी बात, इसमें जब उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी, तब ध्यान रहे कि 18 वर्ष की आयु होने के बाद और 12वीं पास होने के बाद उसको आयु प्रमाण पत्र और 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो कि आगे हम अभी पढ़ते हैं। इसको आवेदन करने की प्रक्रिया पहले पढ़ लेते हैं, फिर परिपक्वता के बारे में पढ़ेंगे। इस राशि के बारे में पढ़ते हैं। आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, यानी कोई पात्र अपने आप को समझता है तो वो कहाँ आवेदन कर सकता है। तो योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव मोहल्ले के आंगनबाड़ी केंद्र, संबंधित परिक्षेत्र के पर्यवेक्षक या बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास, यानी महिला बाल विकास से संबंधित किसी भी पद में बैठे व्यक्ति के पास, सरकारी पद में बैठे व्यक्ति के पास इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। अब इसका आवेदन कब तक किया जा सकता है, तो योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य है करना।
यानी जन्म के पहली स्थिति सामान्य स्थिति है, जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें यह सुविधा होगी कि 1 वर्ष के बाद भी की अवधि में भी, लेकिन 2 वर्ष की अवधि के अंदर आवेदन कर दें, यानी 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो क्या यह सीधे सीधे आवेदन कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए ये कलेक्टर, जिला कलेक्टर के पास अपील करेंगे और वहां से फिर अगर जिला कलेक्टर को ये लगता है, मतलब वाजिब कारण लगता है कि हाँ 1 वर्ष के अंदर इन्होंने अपना जो आवेदन था वो कुछ विशेष कारणों से नहीं कर पाए इस योजना का लाभ लेने के लिए, उसको उचित लगे तो 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के भीतर तक भी वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ और माता पिता का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु की स्थिति में बच्चे का आवेदन जो है, मतलब बालिका का आवेदन जन्म के 5 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। ठीक है। ये सब क्लॉज आपसे, ये सब नियम जो है उसको आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से लिखते जाइएगा। सामान्य स्थिति में जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया जाना चाहिए। यदि 1 वर्ष के भीतर आवेदन नहीं किया गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए, तब 1 से 2 वर्ष के अंदर आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जिला कलेक्टर के पास अपील करनी होगी। और जिला कलेक्टर यदि अपील में मान जाते हैं कि हाँ वास्तविक कारणों से ये जो आवेदन था वो नहीं हो पाया, तब वो समय दे सकते हैं और 2 वर्ष के अंदर, लड़की के जन्म के 2 वर्ष के अंदर ये अपील की जा सकती है, आवेदन किया जा सकता है। तीसरी स्थिति ये देखते हैं कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई जन्म के बाद ही, या फिर किसी कारणों से 1 साल बाद, 2 साल बाद जन्म के बाद, और अपील नहीं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, आवेदन नहीं दिया गया, तब की स्थिति में 5 वर्ष के भीतर भी आवेदन किया जा सकता है। तो 3 स्थितियां मैंने बताया। अब देखते हैं चौथी स्थिति क्या हो सकती है। मान लीजिए कोई अनाथ बालिका है, तो अनाथ बालिका को जब संबंधित बाल गृह के अधीक्षक द्वारा, यानी जो बाल गृह जहाँ चलाया जाएगा उस बाल गृह के अधीक्षक द्वारा इसके लिए आवेदन किया जाएगा, और यह आवेदन 6 वर्ष के भीतर किया जा सकता है, यानी बालिका की आयु के 6 वर्ष के भीतर। इसका मतलब ये नहीं कि जब आवेदन करने के लिए बाल गृह अधीक्षक के पास बालिका 3 वर्ष की आयु में आई थी और उसका आवेदन 5 या 5.5 वर्ष की आयु में हो रहा है। यहाँ पे 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति तो ये है कि 6 वर्ष के अंदर किया जाना चाहिए, यानी 6 वर्ष के बाद उसके इस योजना का लाभ लेने के लिए उस बालिका के संबंध में आवेदन नहीं किया जा सकता, ये बात कंफर्म है। दूसरी बात, जिस दिन वो बालिका बाल गृह में आएगी उस आने की तिथि के 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, यदि 5 वर्ष की आयु में आ रही तो 6 वर्ष की आयु से पहले आवेदन किया जाना चाहिए। यदि 1 वर्ष की आयु में आ रही तो 2 वर्ष की आयु से पहले आवेदन किया जाना चाहिए, यानी जब भी वो आती है उसके 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया जाना चाहिए। और यदि बालिका की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो गई तो फिर आवेदन नहीं किया जा सकता। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं राशि का जमा किया जाना है, यानी राशि कब से जमा होना प्रारंभ होगी। राशि जमा होना तब से प्रारंभ होगी, राशि जमा होना है यानी मेच्योरिटी वाला नहीं, यानी जो 1 लाख रुपए उसको मिलेगा वो वाला नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं बात कर रहा हूं कि उस लड़की के नाम से जब उसका आवेदन जमा होगा उसके बाद कब से उसके नाम पर LIC को राशि दिया जाएगा, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को राशि सरकार देना शुरू करेगी, तो उसकी बात अभी मैं कर रहा हूं। तो पहली बात, जब आवेदन होगा, आवेदन में सारे कागज चेक होंगे, आवेदन होने के बाद वो अप्रूव होगा यानी स्वीकृत होगा।
स्वीकृत होने के बाद जैसे ही स्वीकृत होगा तो एक यूनिक आईडी मिलेगा उस बालिका के नाम पे, और यही यूनिक आईडी शुरू से लेकर आखिरी तक यानी परिपक्वता की अवधि तक जब उसको भुगतान मिलेगा 1 लाख रुपए, तब तक यही यूनिक आईडी काम उसको आएगा। तो ये जब यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा तब फिर सरकार हर वर्ष प्रति वर्ष जो है 5,000 रुपए LIC को देना शुरू करेगी और ये 5 वर्ष तक देगी। यही परिपक्व होके यानी मैच्योर होकर के बाद में बालिका को 1 लाख रुपए के रूप में मिलेगा। अब चलते हैं, अब देखते हैं परिपक्वता राशि का भुगतान, यानी 5-5 हजार रुपए उसके लिए जमा कर दिया गया। अब लड़की बड़ी भी हो गई यानी 18 वर्ष की उम्र को पार कर गई और वो 12वीं भी पास हो गई, तब की स्थिति में कैसे कैसे उसको राशि मिलेगा। भुगतान के समय जो लाभार्थी बालिका होगी यानी जिसके नाम से ये यूनिक आईडी जनरेट हुआ था, जो नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी लड़की थी जो छोटी थी शुरू में, अब 18 वर्ष की हो गई, उसके नाम से सबसे पहली बात एक बैंक खाता खुलेगा और उसी बैंक खाते में पैसा डाला जाएगा। अब जब भुगतान प्राप्ति करने के लिए उसको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, साथ ही 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने के लिए घोषणा पत्र देना पड़ेगा यानी एफिडेविट देना पड़ेगा, और उसके बाद वो राशि उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा नोनी सुरक्षा योजना के बारे में, और इससे ज़्यादा गंभीर और प्रश्न शायद न पूछे। मैंने इसके पीछे के कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है आपको। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अब शायद महिला पर्यवेक्षक हेतु एक आध वीडियो कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तो मैं लेकर के आऊँगा, बाकी सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक आध छोटे मोटे वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।